सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीएस मेंस के फोर्थ पेपर एथिक्स में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोदय। और सर्वोदय का टॉपिक या सर्वोदय का विषय केवल एथिक्स में ही नहीं है, गांधीवादी विचारधारा में केवल एथिक्स में ही नहीं है, अपितु यह दर्शन शास्त्र में सामाजिक राजनीतिक दर्शन में भी एक टॉपिक है। इसलिए आज हम लोग अपने इस लेक्चर में के तहत एथिक्स और सामाजिक राजनीतिक दर्शन दोनों के एक विषय को लेंगे, जिसे कहा जाता है सर्वोदय। अब सर्वोदय की विचारधारा क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, क्योंकि सर्वोदय कहीं ना कहीं एक दार्शनिक विचारधारा है। और आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की जो उच्च विचारधारा है और भारतीय संस्कृति की जो उच्च सोच है, वो कैसे सभी के भलाई में विश्वास करती है। और सदियों से जो भारतीय संस्कृति ने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सर्व कल्याण की भावना जो सत्य सनातन धर्म ने भारतीय संस्कृति ने आदिकाल से पाला है, कहीं ना कहीं उसी का एक उत्पत्ति है सर्वोदय। सर्वोदय विचारधारा के प्रतिपादक गांधी जी माने जाते हैं, लेकिन इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है आचार्य विनोबा भावे को। कहा यह जाता है जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए सर्वोदय के बारे में हम लोग सर्वोदय के जब अर्थ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक कहीं कहीं एक ऐसी सोच भी दिखेगी जो आम समस्त विचारधाराओं से अलग है। तो इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को लिया है, और ये वास्तव में भारत के सभी व्यक्तियों को इस सर्वोदय की विचारधारा को जरूर जानना चाहिए। ठीक है, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का अर्थ है सभी का सभी प्रकार से उदय, सभी का सभी प्रकार से उदय। जैसे बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो व्यक्ति के भौतिक कल्याण के बारे में बात करती हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो व्यक्ति के आर्थिक कल्याण की बात करती हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो व्यक्ति के सामाजिक कल्याण की बात करती हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण की बात करती हैं। लेकिन सर्वोदय इन विचारधाराओं से कहीं अतिरिक्त है। अतिरिक्त कैसे है? क्योंकि यह केवल भौतिक कल्याण की बात नहीं करता है, केवल सामाजिक कल्याण की बात नहीं करता है, केवल आर्थिक कल्याण की बात नहीं करता है, यह सभी प्रकार के कल्याण की बात करता है। यानी सभी का सभी प्रकार से उदय क्या कहलाता है? सर्वोदय। सभी का सभी प्रकार से उदय क्या कहलाता है? सर्वोदय। यानी सर्वोदय के सर्व में, सर्वोदय के सर्व में सब समाहित हो जा रहा है, कोई बच नहीं रहा है। इस ब्रह्मांड का अंतिम व्यक्ति भी इसमें समाहित है। आप अंदाजा लगाए कि भारतीय सनातन संस्कृति की जो अवधारणा है, जिससे यह सिद्धांत कहीं न कहीं प्रतिपादित हुआ, कहीं न कहीं गांधी जी के इस सर्वोदय के, भले ही अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर वो इस अवधारणा का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के मन में कहीं न कहीं वेदांत की अवधारणा से वो प्रभावित थे। माना यही जाता है कि वेदांत की अवधारणा से प्रभावित होकर गांधी जी ने इस सर्वोदय की अवधारणा को प्रतिपादित हुआ, क्योंकि वेदांत की अवधारणा मानती है कि सभी एक आत्मा के अंश हैं, और जब सभी एक ही आत्मा के अंश हैं
तो एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं हो सकती, सभी के कल्याण की बात हो सकती। ठीक है ना? तो सर्वोदय की विचारधारा को सबसे पहले जानने के लिए कैसे सभी का सभी प्रकार से उदय यह विचारधारा कर रही है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। यानी मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से या भावनात्मक रूप से हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि यह विचारधारा अन्य लोगों से अधिक कैसे है। यह अन्य लोगों से मात्रात्मक रूप से भी अधिक है, गुणात्मक रूप से भी अधिक है और भावनात्मक रूप से भी अधिक है। अगर यह देखा जाए कि मात्रात्मक रूप से इन क्वांटिटेटिव जो सर्वोदय की विचारधारा है वो मात्रात्मक रूप से अपने समकालीन और अपने पहले की सभी विचारधाराओं से बहुत अधिक है। कैसे? अगर यह देखा जाए कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, उपयोगितावाद का सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। अधिकतम व्यक्तियों के, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या करता है? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात कर रहा है, यानी यहां अधिकतम की बात है। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र भी बहुमत के सिद्धांत पर कार्य करता है, 51% पे बात करता है। ठीक है ना? और यदि कार्ल मार्क्स के बारे में यानी मार्क्सवाद की बात की जाए तो मार्क्सवाद की विचारधारा भी सर्वहारा के कल्याण की बात करता है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात करता है कि सर्वहारा व्यक्ति के पूंजीपतियों का उसमें विनाश देखा गया है, पूंजीपतियों का अंत देखा गया है, केवल सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात कर रहा है। अगर आप यहां मात्रात्मक रूप से देखें तो चाहे उपयोगितावाद का सिद्धांत हो वो अधिकतम की बात कर रहा है, चाहे वो लोकतंत्र की बात देखें जो बहुमत की बात कर रहा है, और चाहे आप मार्क्सवाद की बात करिए वो किसकी बात कर रहा है? सर्वहारा की बात कर रहा है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखेंगे तो सर्वोदय जो है वो सबकी बात कर रहा है, सबके कल्याण की बात कर रहा है। सर्वोदय के सर्व में सब समाहित हो जा रहे हैं और सर्वोदय का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब इस सृष्टि के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो जाए। सर्वोदय की विचारधारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा है। सर्वोदय की विचारधारा केवल बहुमत के कल्याण की बात नहीं कर रहा है। सर्वोदय की विचारधारा केवल सर्वहारा के कल्याण की बात नहीं कर रहा है। सर्वोदय की विचारधारा सबके कल्याण की बात कर रहा है। और जब आप एग्जाम में, जब आप मेंस के पेपर में कंपैरेटिव लेखन करेंगे तो कंपैरेटिव लेखन में आप देखेंगे कि आपको नंबर बहुत अन्य लोगों से बहुत अधिक मिला है, क्योंकि कंपैरेटिव लेखन जो है वो आपके ज्ञान की गहराई को इंगित करता है कि आप कितना गहन रूप से आप ज्ञान रख रहे हैं। इसलिए मेंस के पेपर में लिखने के पहले आप थोड़ी सा कंपैरेटिव होकर जरूर लिखें। जब आप कंपैरेटिव होकर लिखेंगे तो आप देखेंगे आप अतिरिक्त अंक प्राप्त कर रहे हैं। और उसी कंपैरेटिव लेखन के बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं, वरना मैं सीधे सर्वोदय की विचारधारा बता के आगे निकल जाता है। मात्रात्मक रूप से आपने देख लिया कि सर्वोदय की विचारधारा जो है वो अन्य विचारधाराओं से कितनी अलग है, कितनी अतिरिक्त है। अब अगर गुणात्मक रूप से देखा जाए तो अब गुणात्मक रूप से तुलना किया जाए कि सर्वोदय की विचारधारा कैसे अधिक है। अगर गुणात्मक रूप से देखा जाए तो उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो भौतिक कल्याण पर जोर देता है, और यदि मार्क्सवाद की विचारधारा को देखा जाए तो वो आर्थिक कल्याण पर जोर देता है। लेकिन सर्वोदय की विचारधारा भौतिक कल्याण की बात करता है, आर्थिक कल्याण की बात करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है, आध्यात्मिक कल्याण की बात करता है, नैतिक कल्याण की बात करता है, सभी व्यक्ति के सभी प्रकार से कल्याण की बात करता है। सर्वोदय सर्व कल्याण में व्यक्ति के जीवन के
केवल एक पक्ष के कल्याण का बात नहीं किया गया है। व्यक्ति के जीवन के उन समस्त पहलुओं को के कल्याण की बात की गई है जो उस व्यक्ति से संबंधित है। यानी यहां भी गुणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो सर्वोदय की विचारधारा जो है वो अन्य विचारधाराओं से बहुत अधिक है। अब इसके बाद सर्वोदय की विचारधारा अगर हम लोग भावनात्मक रूप से देखें तो भावनात्मक रूप से भी सर्वोदय की विचारधारा जो है वो अन्य विचारधाराओं से बहुत आगे है। सर्वोदय की विचारधारा डार्विन के सिद्धांत के तहत जीवन संघर्ष या मानव संघर्ष में विश्वास नहीं करता है कि मानव संघर्ष या जीवन संघर्ष अनिवार्य है, और ना ही जूलियन हक्सले के सिद्धांत के तहत जियो और जीने दो। डार्विन संघर्ष को अनिवार्य मांगते हैं, जूलियन हक्सले कहते हैं कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का सिद्धांत देकर जूलियन हक्सले जो हैं सभी व्यक्तियों को तटस्थ बना रहे हैं। लेकिन इन दोनों अवधारणा से आगे बढ़कर सर्वोदय की जो विचारधारा है वो सबसे प्रेम करने की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मानव संघर्ष अनिवार्य है, वो ये नहीं कहता है कि जियो और जीने दो और सब लोग अलग अलग रहो। वो कहता है सभी मानवों से प्रेम करो, और जिस दिन सभी मानवों से एक दूसरे का प्रेम हो जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा, भाईचारा होगा, विश्व में संघर्ष जैसी तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। वैसे आतंकवाद का अंत भी बंधुत्व ही है, आतंकवाद का अंत भी प्रेम ही है। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं कि गांधी जी की इस अवधारणा के प्रतिपादन में कहीं न कहीं उनके ऊपर वेदांत का प्रभाव था, क्योंकि वेदांत में समस्त आत्मा और परमात्मा के वेदांत में जो है ये माना गया है कि चूंकि सब में एक ही आत्मा विद्यमान है या एक ही आत्मा के अंश है तो सब भाई भाई हुए, तो उसमें एक के कल्याण की बात क्या, सबके कल्याण की बात हो गई। और यही कारण है कि सर्वोदय की विचारधारा अवतरित हुई। यानी आप देख रहे हैं कि सर्वोदय की विचारधारा के तहत गांधी जी की यह विचारधारा जो है वो मात्रात्मक रूप से भी अपने समकालीन और पूर्वकालीन विचारधाराओं से अधिक है, गुणात्मक रूप से भी अपने सारे समकालीन और पूर्वकालीन विचारधाराओं से अधिक है, और भावनात्मक रूप से भी यह अन्य विचारधाराओं से बहुत अधिक है। इस प्रकार सर्वोदय की विचारधारा वास्तव में भारतीय संस्कृति के उस सर्व कल्याण की भावना को ही प्रतिपादित कर रहा है जो भारतीय संस्कृति की जन्म घुट्टी है, जो युग युगांतर से सनातन धर्म अपने अंदर समाये हुए है। भले ही इसको लोग कहते कि जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर गांधी जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन कहीं न कहीं गांधी जी की इस अवधारणा में, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम हो, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, कहीं न कहीं इस सब की अवधारणा का कहीं न कहीं प्रभाव तो था ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आइए अब देखा जाए कि सर्वोदय की विचारधारा यानी गांधीवादी विचारधारा के तहत, सर्वोदय की विचारधारा के तहत मानव जीवन के अन्य पक्षों पर विचार कैसे किया गया है, यानी मानव जीवन के जो अन्य पक्ष हैं उस पर कैसे प्रकाश डाला गया है और सर्वोदय की विचारधारा से कैसे उसको संबंधित किया जाता है, कैसे उसको संबंधित किया गया है। तो सबसे पहले आता है राजनीतिक जीवन। सर्वोदय की विचारधारा यह मानता है, या गांधी जी यह मानते हैं कि राजनीतिक जीवन के तहत एक राज्य विहीन समाज की अवधारणा गांधी जी ने प्रतिपादित किया है। यानी सर्वोदय की अवधारणा एक राज्य विहीन समाज की बात करता है, और उस राज्य विहीन समाज के स्थापना के बाद स्वराज्य की स्थापना होगी। स्वराज, गांधी जी का स्वराज माने आत्मा का शासन। गांधी जी का स्वराज क्या था? आत्मा का शासन। व्यक्ति के ऊपर उसके आत्मा का शासन होगा, और जब स्वराज आएगा राज्यविहीन शासन की स्थापना होगी, यानी स्टेटलेस
क्योंकि गांधी जी राज्य को बाधक मानते थे। गांधी जी का मानना था कि जो राज्य है वो आधुनिक अवधारणा में मनुष्य के स्वतंत्रता पर एक बाधक है। इसीलिए गांधी जी का यह मानना था कि समाज में राज्य की स्थापना नहीं होनी चाहिए और राज्य विहीन समाज में ही स्वराज्य की स्थापना होगी, और जब स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी तो ही राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब होगा स्वराज्य, और स्वराज्य का मतलब होगा व्यक्ति पर उसके आत्मा का शासन। अब व्यक्ति पर उसके आत्मा का कितना शासन हो जाएगा ये मानने वाली बात, ये देखने वाली बात है। लेकिन गांधी जी यहां कल्पना ये कर रहे थे कि उनके स्वराज का मतलब हो गया व्यक्ति पर उसके आत्मा का शासन। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गांधी जी के राजनीतिक अवधारणा जो है वो स्टेटलेस है, यानी राज्य विहीन समाज की वो कल्पना कर रहे हैं, और राज्य विहीन समाज के कारण ही स्वराज्य आएगा और स्वराज्य ही से राम राज्य आएगा। और गांधी जी ने अपने राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, यानी सर्वोदय की अवधारणा में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो स्वावलंबी गांवों की बात की है। स्वायत्त शासी इकाई के रूप में ग्रामीण गणतंत्र की बात की है। गांधी जी का जो राज्य विहीन शासन था या राज्य विहीन जो राज्य था, समाज था, वह ग्रामीण गणतंत्रों का एक संघ होगा और प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होगा। प्रत्येक गांव क्या हो जाए, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होगा, और ग्रामीण गणतंत्रों का संघ होगा। जो राज्य होगा, राज्य तो होगा नहीं, लेकिन जो सरकार की अवधारणा होगी वो क्या होगी, ग्रामीण गणतंत्रों का संघ होगा। और इन्हीं गांव और प्रत्येक गांव सारे गांवों को मिलाकर एक गणतंत्र, एक संघ बनेगा, लेकिन प्रत्येक गांव जो है वो एक स्वायत्त शासी इकाई होगी और प्रत्येक गांव को वो सारे अधिकार होंगे जो एक राज्य सरकार को, एक सरकार को मिलता है। यानी गांव के सारे प्रबंध, गांव के सारे कार्य एक गांव स्वयं करेगा और उन्हीं समस्त गांवों को मिलाकर एक ग्रामीण गणतंत्रों का संघ बनेगा जो पूरे देश का शासन चलाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गांधी जी का जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो सर्वोदय की अवधारणा का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक राज्य विहीन समाज की बात करता है, और उसी राज्य विहीन समाज में में स्वराज्य की स्थापना होगी। स्वराज्य की स्थापना माने आत्मा का शासन, और इसी स्वराज्य की अवधारणा से क्या आएगा, राम राज्य आएगा। गांधी जी का राम राज्य जो है वो उस अवधारणा को प्रतिपादित कर रहा है जिसमें व्यक्ति के ऊपर उसके आत्मा का संग होगा और जितना भी प्रशासनिक ढांचा चलेगा वो गांवों के द्वारा प्रशासित होगा। ठीक है ना। और गांवों को मिलाकर ही एक संघ बनेगा, ग्रामीण गणतंत्र संघ बनेगा जो पूरे देश का शासन चलाएगा। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सर्वोदय की अवधारणा जो है एक राज्य विहीन समाज की कल्पना बात करता है, स्टेटलेस, यानी जो आज का राज्य है, जो आज का राज्य है, राज्य माने सरकार है, प्रशासन है, इस ढांचा के विरुद्ध गांधी जी थे और इसीलिए उनकी सर्वोदय की अवधारणा जो है वो राज्य विहीन समाज की बात कर रहा है और उसी राज्य विहीन समाज में स्वशासन आएगा, स्वराज आएगा, और उसी स्वराज्य को गांधी जी ने क्या कहा है, राम राज्य। लेकिन राम राज्य में जो ढांचा चलेगा प्रशासनिक, वो प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में होगा और गांवों को ही एक स्वायत्त शासी, एक स्वावलंबी इकाई के रूप में देखा जाएगा और उन्हीं के रूप में ही अपने क्षेत्रीय शासन का संचालन किया जाए। इसके बाद अगर गांधी जी के अवधारणा को सामाजिक रूप से देखा जाए, यानी सर्वोदय की अवधारणा सामाजिक जीवन से कैसे संबंधित था, तो गांधी जी का जो सर्वोदयी समाज था, यानी सर्वोदय की अवधारणा का जो सामाजिक व्यवस्था पर विचार था वो यह था कि गांधी जी का जो समाज होगा या सर्वोदय से प्रभावित जो समाज होगा उस समाज एक समता मूलक समाज होगा। वह समाज जो है एक प्रकार से शोषण से मुक्त होगा,
जाति पात से मुक्त होगा, छुआछूत से मुक्त होगा, सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। यानी एक ऐसा समाज होगा जिसमें कोई भी किसी का शोषण नहीं करेगा, उसमें जाति पाति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी सर्वोदयी समाज एक शोषण मुक्त समाज होगा। सर्वोदयी समाज जो है वो ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त होगा। लेकिन गांधी जी ने अपने सर्वोदयी समाज के अंदर एक गतिशील वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। गतिशील वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं होगा। गतिशील वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित होगा। कर्म के आधार पर व्यक्ति उच्च वर्ण में चला जाएगा और निम्न कर्म के आधार पर व्यक्ति जो है वो नीच वर्ण में आ जाएगा। गांधी जी ने जाति व्यवस्था को नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वर्ण का आधार जन्म नहीं है, वर्ण का आधार कर्म है और कर्म से ही सामाजिक वर्ण विभाजन या श्रम विभाजन बना रहेगा। तो श्रम विभाजन बना रहे लेकिन उसमें भेदभाव न रहे। जो उच्च कर्म करेगा वो उच्च वर्ण का होगा, जो निम्न कर्म करेगा वो निम्न वर्ण का होगा। यानी सर्वोदयी समाज शोषण मुक्त होगा, सर्वोदयी समाज जात विहीन होगा, सर्वोदयी समाज जो है वो सांप्रदायिकता के प्रभाव से मुक्त होगा। लेकिन सर्वोदयी समाज में उन्होंने गतिशील वर्ण व्यवस्था की बात की है और इस गतिशील वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ऊपर नीचे भी आ जा सकता है। इसके बाद देखा जाए कि सर्वोदयी विचारधारा का आर्थिक व्यवस्था पर क्या विचार है, यानी गांधी जी का आर्थिक विचार क्या है। तो एक सर्वोदयी अवधारणा के तहत अगर आर्थिक ढांचे पर विचार किया जाए तो सर्वोदयी विचारधारा में गांधी जी के आर्थिक ढांचा में शहरों को केंद्र नहीं माना गया बल्कि गांवों को केंद्र माना गया। किसको केंद्र माना गया है? गांवों को केंद्र माना गया। और इस सर्वोदयी विचारधारा में गांवों को ही एक स्वावलंबी इकाई के रूप में देखा गया। गांवों किस रूप में देखा गया है? एक स्वावलंबी इकाई के रूप में देखा और स्वतंत्र किया गया है अपना प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है ना, वो एक सक्षम इकाई के रूप में माना गया है और इन्हीं के विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग पर जोर दिया जाएगा। यानी गांधी जी के इस सर्वोदयी विचारधारा में लघु और कुटीर उद्योग पर बल दिया गया। ये बार बार पूछता है कि गांधी जी की अवधारणा किस पर आधारित है? बृहत उद्योग पर नहीं है, मध्यम उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग पर। क्योंकि गांधी जी का, क्योंकि देखिए भारतीय गांवों के एक स्वावलंबी इकाई आदिकाल से रही भारत के गांव, और लघु एवं कुटीर उद्योग ही जो है वो संबल रहा है हमारे गांवों का। वो तो जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने मैनचेस्टर और अपने इंग्लैंड के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के चरखा को नष्ट किया, या भारत के जो गांवों के लघु कुटीर उद्योग थे उनको नष्ट किया, हथकरघा उद्योग को नष्ट किया। लेकिन आदिकाल से अगर देखा जाए तो भारत के गांव एक स्वावलंबी इकाई के रूप में रहे हैं और उसके स्वावलंबी इकाई के होने में सबसे बड़ा हाथ जो उनका लघु एवं कुटीर उद्योग रहा है। तो गांधी जी अपने आर्थिक ढांचा के तहत लघु एवं कुटीर उद्योग को जोर देते। इसके अलावा गांधी जी की अपनी जो सर्वोदयी अवधारणा थी, गांधी जी का कहना था, गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो उद्योगों के विरुद्ध थे, लेकिन गांधी जी अत्यधिक औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। वो उद्योगों के विरुद्ध थे लेकिन अत्यधिक औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। गांधी जी का मानना था कि अत्यधिक औद्योगिकरण से उपभोक्तावाद बढ़ेगा और उपभोक्तावाद से पूंजीवाद बढ़ेगा और पूंजीवाद से साम्राज्यवाद ताकतवर होगा। तो साम्राज्यवाद ताकतवर न हो, वह वर्चस्ववादी न बने, इसीलिए गांधी जी अत्यधिक औद्योगिकरण के विरुद्ध थे।
लेकिन हाँ, वो मानते थे कि मशीनों का प्रयोग होगा, लेकिन उन्हीं मशीनों का प्रयोग किया जाए जो व्यक्ति अपने सुविधा के लिए उपयोग कर सकता है। बहुत ज्यादा मशीनीकरण, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। लेकिन अगर संपत्ति के रूप में देखा जाए तो सर्वोदयी विचारधारा या गांधी जी का विचारधारा संपत्ति के अंतर्गत जो है एक सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी ने किया है संपत्ति के संबंध में, जिसको कहा जाता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। संपत्ति के संबंध में गांधी जी ने जो विचारधारा दिया उसको कहा जाता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? गांधी जी का, देखिए, गांधी जी की जो भी विचारधाराएं थी या सर्वोदय की जो भी विचारधारा है, कहीं ना कहीं कुछ अर्थों में वो मौलिक भी है, और अगर आप देखेंगे तो मौलिक है, लेकिन कहीं ना कहीं वह समाज के कल्याण से ज्यादा संबंधित है। अब आप इसी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ही जरा देख लीजिए। गांधी जी का मानना था कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के तहत प्रत्येक पूंजीपति जो उसके पास धन है, वो उस धन को में से जो भी उसका धन है या पूंजी है, जो भी कुछ है, उस धन से अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के खर्च के लिए कुछ धन ले ले, और बाकी धन का वो अपने आप को मालिक ना समझे, बल्कि बाकी धन का अपने आप को वो संरक्षक समझे। यानी वह यह माने, अपने खर्च को निकाल ले पहले उस धन में से, और फिर यह मान ले कि यह धन मेरा नहीं है बल्कि जनता का है, और मैं इस धन का एकमात्र संरक्षक हूं, यानी ट्रस्टी हूं, और उस बचे हुए धन को जन कल्याण में खर्च करें। यानी गांधी जी के सर्वोदयी विचारधारा में प्रत्येक पूंजीपति को अपने पास बचे हुए धन का मालिक नहीं मानना है, बल्कि ट्रस्टी यानी संरक्षक मानना है, और उस धन को एक प्रकार से जनता का धरोहर मानना है। उसी का धन है, उसी पूंजीपति का धन है, लेकिन वह उसको, उस धन का अपने आप को केवल वो संरक्षक मानेगा, क्योंकि उसको मानना है कि यह धन मेरा नहीं है, ये धन जनता का धरोहर है, मैं इस धन का केवल ट्रस्टी हूं, यानी संरक्षक हूं, और मुझे इस धन को जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए खर्चा करना है। इसी को कहा जाता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के लिए बहुत हद तक जाने जाते हैं, और अगर देखा जाए तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहीं ना कहीं समाजवादी भी दिख रहा है वितरण के रूप में। पूंजी यानी पूंजीवाद में जो बुराई थी, उस बुराई को खत्म करने के लिए गांधी जी ने कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दे दिया। अब ये बताइए, अगर दुनिया के सारे पूंजीपति अपने आप को, जो उनके पास धन है, उसका मालिक न समझकर, उसका ओनर न समझकर, अपने आप को उसका संरक्षक समझने लगे, उसका ट्रस्टी समझने लगे, और ये मानने लगे कि मेरे पास जो धन है वह जनता का धरोहर है, और मुझे इस जनता के कल्याण के लिए इसको खर्च करना है, तब तो पूरी दुनिया का चरित्र ही बदल जाएगा। दुनिया में जितनी समस्याएं दिख रही हैं, वो धन के लिप्सा के वजह से ही, भौतिक पूंजीपतियों के वजह से ही, या भौतिक संपत्ति में मनुष्य की जो लिप्सा है, लालसा है, उसके वजह से ही सारी समस्याएं जो पैदा हो रही हैं। कहीं न कहीं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है, पूंजीवाद के सिद्धांत के सीमा को इंगित कर रहा है। वो ये बता रहा है कि जो धन है आपके पास, अत्यधिक उपभोक्तावादी, अत्यधिक भौतिकवादी, अत्यधिक पूंजीवाद का जो सिद्धांत है, जो दुनिया के समस्त अनर्थों का जड़ है, कहीं न कहीं
गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है और एक बहुत बड़ा साधन है। अगर देखा जाए तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। खासकर उनकी जो सर्वोदय विचारधारा ट्रस्टीशिप के संबंध में है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद के समस्याओं को समाप्त करने में बड़ा योगदान दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का जो युग है एडम स्मिथ के आर्थिक ढांचा पर आधारित जो आज की अर्थव्यवस्था इस पृथ्वी पर चल रही है, बाजारवाद का सिद्धांत, पूंजीवाद का सिद्धांत, कहीं न कहीं एडम स्मिथ के आर्थिक ढांचा के समक्ष गांधी जी का सर्वोदय विचारधारा जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो कहीं न कहीं उसके समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है। एडम स्मिथ ने अपने बाजारवाद के सिद्धांत में जो नैतिक चरित्र को नहीं गढ़ पाए, उस नैतिक चरित्र को गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत ने गढ़ा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और यही नहीं, गांधी जी ने श्रम के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया और श्रम के सिद्धांत के तहत गांधी जी ने रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत प्रतिपादन किया। गांधी जी बिना श्रम के रोटी खाने को एक प्रकार से चोरी मानते थे, इसलिए मानते थे कि जिसको भी रोटी खाना है, जिसको भोजन करना है, वो श्रम करके ही भोजन करे। अपने रोटी के श्रम के सिद्धांत के तहत गांधी जी ने अपने सर्वोदय आर्थिक विचारधारा के तहत उन कामचोरों को, उन मुफ्तखोरों को के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया जो फ्री का हराम का खाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग अक्षम हैं, जो लोग अपंग हैं, जो लोग असमर्थ हैं, उनको हम फ्री का नहीं दे सकते हैं। गांधी जी का यह सिद्धांत उनके लिए नहीं कर रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, अपंग हैं, निर्बल हैं, निसक्त हैं, आसक्त हैं, कमजोर हैं, उनके लिए यह सिद्धांत ये नहीं है। ये तो उनके लिए है जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जो सक्षम हैं, यानी बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों के लिए सिद्धांत है। बड़े बड़े भ्रष्ट, चाहे वो नेता हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो उद्योगपति हो, जो फ्री का खाना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े घोटाले करके, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके धन जुटा रहे हैं बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, ये सिद्धांत कहीं न कहीं उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। अब देखा जाए आगे, ये तो आर्थिक विचारधारा हो गया सर्वोदय का। अब सर्वोदय का धार्मिक विचारधारा देखा जाए। गांधी जी ने, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस समय पूरे दुनिया में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मांग चल रही थी, गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा इसके विरुद्ध है। गांधी जी ने अपने सर्वोदय विचारधारा के तहत राजनीति को धर्म के अंदर माना और उन्होंने ये माना कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो ये जानते ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या होता है। गांधी जी का या सर्वोदय विचारधारा का जो धर्म था वो मजहब नहीं था, वो मानव सेवा था, वो स्व कर्तव्य पालन था। उनका जो धार्मिक सिद्धांत था वो मजहब नहीं था, किसी एक ईश्वर को मानना था। उनका जो धर्म था वो स्व कर्तव्य पालन था, मानव सेवा था, सभी के कल्याण का साधन था। यही कारण है कि गांधी जी ने सर्वोदय विचारधारा के तहत सर्वधर्म समभाव की बात की है। किसकी बात की है? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के समान प्रति समान अवधारणा की भावना, समानता की अवधारणा की भावना। और जो सभी धर्म समान है, सभी का समान सम्मान है, सभी के प्रति समान इज्जत रखना है, तो यही कारण है कि गांधी जी धर्म परिवर्तन को भी गलत मानते थे।
और धर्म परिवर्तन के तहत गांधी जी ये मानते थे कि अगर धर्म परिवर्तन होगा तो इससे कुछ धर्म को ऊंचा होने का भान होगा और कुछ धर्म को नीचा होने का भान होगा, तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तो गांधी जी का यह भी कहना था कि भारत की समस्या धर्म नहीं है, भारत की समस्या सांप्रदायिकता है। भारत की समस्या धर्म कहां है? क्योंकि धर्म का मतलब तो कर्तव्य पालन है, धर्म का मतलब तो मानव सेवा है। और आपको तो जान के यह भी अच्छा लगेगा कि यही तो भारतीय संस्कृति की जन्म घुट्टी है। दुनिया में धर्म की परिभाषा रिलीजन के रूप में दिया गया है, जिसके लिए किसी अति प्राकृतिक सत्ता का होना निश्चित है। लेकिन भारत में धर्म की परिभाषा मानव सेवा के रूप में दिया गया है। भारत में धर्म की परिभाषा कर्तव्य और स्व कर्तव्य पालन के रूप में दिया गया है। यही तो गांधी जी भी कह रहे हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे तो ऊंच नीच धर्मों की बात होगी। जब सर्वधर्म संभाव ही गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा की अवधारणा का कोर सेक्टर है, तो धर्म परिवर्तन कैसे संभव है? ये धर्म परिवर्तन आवश्यक क्यों? उससे तो ऊंच नीच होने का भेदभाव पैदा होगा। और इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि हमेशा राजनीति को धर्म के अंदर रहना है। लेकिन जो ले कह रहे हैं कि धर्म के अंदर राजनीति रहने से सांप्रदायिकता, हिंसा और धर्म के राज्य के सेकुलर चरित्र को प्रभाव पड़ेगा, वो ये जान ही नहीं रहे कि धर्म का मतलब क्या होता है। क्योंकि धर्म का मतलब जो है मजहब नहीं है, और वैसे भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब मजहब नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब है मानव सेवा, और यही सर्वोदय विचारधारा भी कहता है। आप देख रहे हैं कि सर्वोदय की विचारधारा ने एक प्रकार से नैतिक चरित्र को ओढ़े रखा है, और अपने इस नैतिक चरित्र में कोई बहुत मौलिक चरित्र नहीं है। वही चला रहा जो भारतीय संस्कृति से होता चला रहा है। भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को आप यहां से देख सकते हैं। सर्वोदय की विचारधारा के लिए मैंने पूरा कंपैरिजन कर दिया, और उसके चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, सभी का विस्तार से वर्णन कर दिया। अब चूंकि गांधी जी की विचारधारा थी, और एक ऐसी विचारधारा थी जो इस पूंजीवादी युग में, इस परमाणु बम के युग में, जहां धरती 1 मिनट में ही अस्तित्व विहीन हो जाए, उस युग में, और इस औद्योगिकरण के युग में एक ऐसी विचारधारा की आलोचना तो होनी ही होनी थी। हुआ भी। बहुत लोगों ने गांधी जी के इस विचारधारा को स्वप्नलोकीय कहा, यूटोपिया कहा, काल्पनिक कहा। बहुत लोगों ने यह भी माना कि गांधी जी की यह अवधारणा, जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है, आज के जमाने में ये भी काल्पनिक है, ये संभव ही नहीं हो सकता है। बहुत लोगों का यह भी मानना था कि गांधी जी की जो अहिंसा का चरित्र है, कहीं ना कहीं आज के परमाणु बम के युग में संभव ही नहीं है। और गांधी जी ने जो बृहत उद्योगों को छोड़कर केवल कुटीर और लघु उद्योगों पर जोर दिया, आज के जमाने में यह भी काल्पनिक है। लेकिन भले ही गांधी जी के इस सर्वोदय विचारधारा की आलोचना की गई, खंडन किया गया, मंडन भी हुआ, खंडन भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं समाज की जो कल्याण है, अधिकतम सर्वोदय विचारधारा की ओर आगे बढ़ना ही है। क्योंकि यह सर्वोदय विचारधारा केवल गांधी जी की विचारधारा नहीं है, विनोबा भावे के द्वारा विकसित विचारधारा नहीं है। यही भारतीय संस्कृति है। वह भारतीय संस्कृति जिसने वसुधैव कुटुंबकम रूपी सर्वोच्च अवधारणा का प्रतिपादन किया।
जिसमें यह नहीं माना गया कि पूरी दुनिया एक गांव है, जिसमें यह नहीं माना गया कि पूरी दुनिया एक शहर है, जिसमें यह माना गया कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार है। और इस अवधारणा, और कहीं ना कहीं गांधी जी की अवधारणा भी यही बात कर रही है, और इसीलिए माना जाता है कि गांधी जी की इस अवधारणा में वेदांत के दर्शन का प्रभाव था। सब में आत्मा समान है, सभी एक ही आत्मा के अंश हैं, तो विभिन्नता कैसे, दोनों भेदभाव कैसे, ऊंच नीच कैसे है, कैसे एक का दूसरे शोषण हो सकता है। इसीलिए उस सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन। आप इस तरह एग्जाम में लिखेंगे तो जरूर आप फुल मार्क्स पाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ठीक है, अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ और भी आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं, और मैं कहां तक सफल हो पाया आपको इस अवधारणा को समझाने में, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।